और भैया का हाल चाल है? यह समय तो बिल्कुल जम के तैयारी चलत थी। हमरे घरे घर सबको लिपाई पुताई में हम पचे लगे रहन। साफ सुंदर साफ सुथरा हो गया। पानियों दो चार रोज से नहीं बरसे और अब बरसवा न करे दादा। काहे से कि भैया ऐसा ना है कि इतना सुंदर धान भी है यह समय। वह धान अब यदि अब बरसी पानी बहुत तो नुकसान हो जाई। तब पानी न बरसे और हम पचे जो इतना लीपो डारे बढ़िया सुंदर हमार डेहरी हो हमार सगला जो हम दीवार हरे पोत डारे हैं तब वह सब सत्यानाश हो जाई भैया। तब पानी अब न बरसे और सब कोई के घर सुंदर इतना बढ़िया उज्जर उज्जर लगा थे भैया। सबको बढ़िया लीप पोत ली है सबके घर एकदम सुंदर। हमार बहनी हरे रोज रोज बढ़िया कुछ दो तीन रोज बाद अब धनतेरस होवे करी भैया। आज होई के 14 और ये 18 तारीख है आए 2-4 रोज से। तो तेजी से हमार बहनी अरे बाजारों में दिखा थी तो साफ सफाई घर के हो ही रहे। तो बाजार से सामान ला रही हैं नई नई धोतिया लड़कन के कपड़ा और बनावे खिलाने सब सामान एक से एक पकवान बनी है भैया। बड़ा उत्साह भरा होते हमार दिवाली का त्योहार। और भैया देखा हमार देश भारत तो अनेकता में एकता वाला देश है भैया। यहाँ सब धर्मों के लोग रहते और सबके त्योहार हम बच्चे खुशी खुशी मनाई थे। सबको दिवाली मनाऊ थे तो हमरे सब हमार मुस्लिम भाई भी हमरे दिवाली में आऊ थे। उनका ईद होती हम बच्चे उनके ईद में जाई थे बढ़िया से वहीं खा के आई थे तब गले मिली थे। बड़ा सुंदर दृश्य रहते भैया। और देखा आज के समय में ही इतना व्यस्त है व्यक्ति को के पास टाइम तो है ये नहीं आए। पर अगर बीच बीच में ये 30 त्योहार आउत रहते कभी उनकर त्योहार कभी हमार त्योहार कभी अब कुछ रोज में क्रिसमस आई भैया। तक कहे का मतलब यह है कि गुरु नानक जयंती ये सब दिन दिन माई हर कुछ रोज माई कोनो कोनो त्योहार आउत रहा थे। तो यह मन थोड़ी हस बदल जाते। हर त्योहार में होते विशेष पकवान बना थे। यह त्योहार में यह बना थे। अबे हम बच्चे करवा चौथ मनाएं भैया जाऊँ सुंदर धोतिया खरीदें खूब मन भर सजन भैया और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें और हमार सगली बहनी रहीं। तो कहे का मतलब यह है कि हर दिन एक सुंदर दिन होते हमरे भारत में ही और उत्साह से भरे होते हम लोग। तो अब तो दिवाली की धूम मची है। हमार सगली बहनी हरे जम के तैयारी कर रही हैं। गहना गोरिया कुछ छूटे ना सबके। और बढ़िया बढ़िया आजकल तो रंगोली हो इतनी सुंदर सुंदर तरह तरह की मिला थी वहाँ बड़ा बड़ा डिजाइन के तरीके से कौन मेर से बना थे। तो सबके तैयारी बढ़िया चला थे भैया। उम्मीद कही थे ना अपना बच्चे सब तैयारी कर रहे हूँ। बिटियन का शौक से रोज अपने शौक के हिसाब से सुंदर सुंदर रंगोली डालने का चाहिए। ये सब शौक होते हैं बिटियन के और सुंदर लगा थे घर लक्ष्मी के आगमन होते भैया। और बतिया तो बहुत डारें पर अब अपना से यह कहा कि देखा अपना से जो कहें की बात यह है कि दौलत तो लोग लोन से भी ले लिए थे भैया लेकिन इज्जत के लाने कौनो बैंक नहीं होए। वही पाए के लाने एक ही रास्ता है भैया वह आए अच्छी कर्म। ठीक है ना? तो कर्म अच्छे हमें पंचन का करें का चाहिए ताकि हर कोई हमरे कर्मों से खुश होए और हम दूसर के कर्मों पर बहुत टीका टिप्पणी ना करें भैया। सही है ना? काहे से कि हर सुबह हमें यह बताऊ थी कि हमारे जीवन का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हर दिन एक नई बात हमारे ज़िंदगी में खड़ी हो जाती कि आज ये करें क्या है आज ये करें क्या है और ये ज़रूरी हो आए भैया। अगर जीवन में कोनो मंजिल ना हो कोनो इच्छा ना हो तो जीवन बड़ा नीरस हो जाते। तो अपना से कहा कि खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिनमें मैं नहीं हम की भावना होती। तो हम सब का ही मिलजुल के सब काम करें का चाहिए और अपनी भावनाओं को अच्छी भावना रखें के चाहिए। सबके प्रति सद्भावना रखें का चाहिए। भाषण बहुत कही डालें पर बड़ा रोज में आज मन करेगा कि भैया आज अपना पचन से मिला जाए और मन भर बतिया ले। तो अपना पचे की तैयारी बढ़िया हुई और 30 त्योहार भाई अच्छे अच्छे से बढ़िया तैयार हो अपना पचे और अच्छे से पूजा करब। भगवान हमार सगले इच्छा पूरी करें यह प्रार्थना करब। और चली बात माता के करी थे तो चली बढ़िया से आज अपना कहीं एक देवी गीत सुनवाई थे। आवाज सुना जाए।
त सुनन भैया यह बढ़िया देवी गीत। और अब अपना से कहब कि भैया खूब तब अपना पचे बाजार गहन पर आपन जौन बजट आए वही देख के चले भैया। अब 15-16 तारीख आए सगला पैसा ना बढ़ा डारे काहे से कि देखो भैया जितनी अपना के चादर है उतने पाँव पसारें क्या, यह जरूर ध्यान रखी। दूसर के देखा देखी न सगला पैसा उड़ा दे, काहे से कि 2 पैसा हाथ में होए का चाहिए। 2 पैसा बीमारी आजारी भगवान न करे कोनो सुख दुख पड़ जाए तब चाहिए पड़त है, तो पैसा थोड़ी हंस रखे का चाहिए। ये चकमक दुनिया है, एक ही चक्कर में पड़ी है तो एक दिन में सगला पैसा खत्म हो जाए। ठीक है ना। अच्छा तो बहुत लगा तो यह ले लियो सैंडल ले लियो तक धोतिया ले लियो तक कपड़ा ले लियो तक गहना ले लियो लेकिन हिसाब से भैया ठीक है ना। त्योहार में खासकर हमार बजट जरूर बिगड़ जाते और हमार बहनिन के यह जिम्मेदारी है कि बजट का ख्याल रखें और सब काम संतुलित रूप से करें। ठीक। और अब बारी आती भैया जानकारी की, तो आवाज सुना जाए यह जानकारी। किसान बहनों भाइयों, खेती बाड़ी में व्याधियां कई प्रकार की होती हैं। इन व्याधियों में कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है किंतु निरंतर नुकसान पहुंचाती हैं। वो होती हैं खरपतवार जैसी। और खरपतवार में भी यदि आप देखेंगे चारों ओर बहुत जोरों से फैला हुआ खरपतवार वो है गाजर घास। इसको जानने के लिए आइए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार जी से, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में। डॉक्टर सुशील कुमार जी, आपका हम अपने इस कार्यक्रम में इस बातचीत में स्वागत करते हैं। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। हम ये जानना चाहेंगे कि गाजर घास से नुकसान कैसे हैं और कितने हैं। फसलों को ये काफी नुकसान पहुंचाता है जी। हमने देखा कि करीब 15 से और 85% तक हमने किसान भाइयों के यहाँ गाजर घास से नुकसान देखा है। फसलों में नुकसान के अलावा जो सबसे बड़ा बात है वो ये है कि यह मनुष्यों को अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, जिसमें चर्म रोग सबसे प्रमुख रोग है। इसके अलावा इससे श्वास संबंधी अनेकों रोग हो जाते हैं और ये जो जैव विविधता है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। यानी कि जहां पर एक बार इसका प्रादुर्भाव हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि चारों तरफ गाजर घास ही है। और अनेक प्रकार की जैसे जो घासें होती हैं जिनको हमारे जानवर वगैरह भी खा लेते हैं वो सब बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जहाँ ये पहुँचता है वहाँ एकदम से फैल जाता है, तो ऐसा क्या होता है कि ये अपनी फैलावट या अपना विस्तार इतनी जल्दी से कर लेता है? देखिए, इस खरपतवार के बीजों में सुप्त अवस्था नहीं होती। अच्छा। जैसे कि ये ऐसा नहीं है कि ये गर्मी का पौधा है तो गर्मी में ही उगेगा, जाड़ों के समय वाला जाड़ों में ही उगेगा, या बरसात वाला बरसात में ही उगेगा। किसान भाइयों ने देखा होगा कि यह पौधा वर्ष में हर समय उग सकता है। तो इसके हर समय उगने की क्षमता के कारण इसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है। एक स्वस्थ अगर पौधा है, अच्छा बड़ा पौधा है, तो वो 25,000 तक बीज उत्पन्न कर सकता है। और दूसरा यह है कि अगर इसको काट देते हैं तो कटे भागों से इसका पुनः ये उग आता है। तब तो फिर इसका नियंत्रण बहुत ही जरूरी हो जाता है और वो भी समय पे। तो हमें ये बताएं कि नियंत्रण की अलग अलग विधियां क्या क्या है, किस तरीके से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं? जी हाँ, और इसके नियंत्रण की वैसे तो अनेकों विधियां हैं। जैसे कि किसान भाई हाथों द्वारा उखाड़ते हैं। दूसरी विधि यह है कि इसको यंत्रों से उखाड़ना। जी। यानी कि किसान भाई ने देखा होगा कि कहीं कहीं हमने देखा कि किसान भाई इसको तलवार आदि से इसको काट देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसको तलवार आदि से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि इसमें कटे हुए भाग से फिर से यह उग आता है। इसको हम रसायनों द्वारा इसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन रसायनों द्वारा नष्ट करने में हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह किस फसल में उगा हुआ है। अगर हमने गलत रसायन का चयन कर लिया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा किसान भाइयों को। तो मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि अगर वो फसलों में इसका उपयोग रसायन से के द्वारा करते हैं तो वो किसी विशेषज्ञ की सलाह के लेने के पश्चात ही रसायन का उपयोग करें। जी। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे सुरक्षित रूप से इसका नियंत्रण किया जा सके? अब इसकी एक जो नियंत्रण विधि और है, जो सबसे व्यापक विधि है और सबसे कारगर विधि है, वो है जैविक नियंत्रण। इस विधि के अंदर हम ऐसे जैविक कारकों का उपयोग करते हैं जैसे कि कीट हुई या व्याधि हुई कि वो जो गाजर घास को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस विधि को जिसके द्वारा हम जैविक कारकों का प्रयोग करते हैं जैविक विधि कहते हैं। जी। और इस विधि के अंदर खासकर से गाजर घास के प्रति हमारे पास एक विशेष प्रकार का कीट है जिसको कि हम आम भाषा में मैक्सिकन बीटल बोलते हैं। वैसे इसका जो वैज्ञानिक नाम है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा है। मैं ये बता दूं कि इस कीट को
मैक्सिको से भारतवर्ष में लाया गया था। जी। यह जो गाजर घास है यह मैक्सिको से सर्वप्रथम भारतवर्ष में आया था, तो इसलिए इसको जो वहाँ पर इसको नष्ट करने वाले कीट वगैरह हैं उनको खोजा गया, और जब यह पाया गया कि यह जो मैक्सिकन बीटल है, जो यह कीट है, यह गाजर घास को अच्छा नुकसान पहुंचाता है, उसको खाता है, तो इस कीट का भारतवर्ष में आयात किया गया, और इस कीट के द्वारा हम गाजर घास का नियंत्रण बहुत प्रभावी रूप से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कीट जो हम लाते हैं इसको कितनी संख्या में हम छोड़ें कि गाजर घास नष्ट हो जाए? देखिए, इस कीट को वैसे तो अगर हम देखें कि 1 हेक्टर के हिसाब से या 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई जैसे दवाई छिड़कते हैं, अगर उस हिसाब से वो चाहते हैं कि जैविक नियंत्रण विधि द्वारा गाजर घास का नियंत्रण उसी तेजी से हो, यानी कि अगर हम खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो करीब करीब 20 से 25 दिन में गाजर घास नष्ट हो जाती है। तो अगर किसान भाई चाहते हैं कि उस इतनी तेजी से गाजर घास जैविक कीट के द्वारा नष्ट हो, तो कम से कम 1 एकड़ में 7 से 8 लाख कीट हमको छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा। लेकिन अब समस्या यह उठती है कि इतने संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में कीटों का छोड़ना एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए हम यह संतुति देते हैं कि भाई किसान भाई इसको अगर इतनी बड़ी मात्रा में ना छोड़ सकें, तो हम उनको यह सलाह देते हैं कि वो अपने खेतों के आसपास जो गाजर घास लगी हुई है या खेतों के अंदर जो गाजर घास लगी हुई है, उनके ऊपर एक कल्चर के रूप में, यानी कि एक थोड़ी मात्रा में वो गाजर घास के ऊपर इस कीट को छिड़क दें, यानी कि छोड़ दें। और करीब करीब हम कहते हैं कि शुरू में अगर वो 500 से 1000 कीट भी अपने खेतों के आसपास छोड़ देते हैं, तो वो बाद में प्रजनन कर अपनी संख्या तेजी से बढ़ाकर वहाँ खेतों के अंदर घुसकर इसको, उनके खेतों के बीच में जो गाजर घास है उसको नष्ट कर सकते हैं। अब आप जब कीट का वर्णन कर रहे हैं या कीट की बात कर रहे हैं, तो मन में एक भय सा होता है कि कहीं कीट हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, कहीं कीट हमारे मनुष्यों को काट ना ले। तो क्या है कि ऐसा कीट है कि जो नुकसान पहुंचा सकता है? ये आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि वाकई में ये हर किसान भाई को ये भय रहता है, भाई ये कीट तो छोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या कहीं ये कीट हमारी और दूसरी फसलों को तो नुकसान नहीं करेगा? तो मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि यह कीट एक प्रकार से सिर्फ गाजर घास को ही खाने वाला कीट है। यानी कि यह भूखा मरना तो पसंद करेगा, लेकिन किसी और अन्य फसल को नहीं खा सकता है। और खासकर से जैविक नियंत्रण विधि के अंदर जब इस प्रकार के कीटों का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हम वैज्ञानिक लोग इस बात को छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि वह कहीं दूसरी फसल को तो नहीं खा रहा है। जब इन सब प्रक्रियाओं को, इन टेस्टों को हम प्रयोगशालाओं के अंदर कर लेते हैं, तभी भारत सरकार इस प्रकार के जैविक कीटों को, खरपतवारों के विधि छोड़ने की अनुमति देती है। तो किसान भाई बिल्कुल बेफिक्र रहें, यह गाजर घास के अलावा कोई चीज नहीं खाएगा, कोई दूसरी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और दूसरा, कभी कभी किसान भाई ये भी डरते हैं उसको पकड़ने में या उसको छूने में कि कहीं ये हमको ही तो नहीं काट लेगा, जैसे बरैया वगैरह काट लेती हैं। तो यह कीट बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको, इसके जो गर्भस हैं, इसकी इल्ली हैं, उनको किसान भाई हैंडल कर सकते हैं, और किसान भाई इसको भी पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ सकते हैं। तो अब जाके हम लोग को ये निश्चिंतता हुई कि ये जो कीट है हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, सिर्फ ये गाजर घास को ही नुकसान पहुंचाएगा। जी हाँ। इतना बताएं डॉक्टर साहब कि ये जैविक कीट हमें मिलेगा कहाँ से? देखिए, यह कीट हमारे जो जबलपुर में, महाराजपुर में हमारा अनुसंधान निदेशालय है, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, अगर कोई भी किसान भाई हमारे पास आता है तो हम इस कीट को मुफ्त में 500 से 1000 कीट किसान भाई को हम मुफ्त में प्रदान करते हैं, निःशुल्क देते हैं। वैसे अगर कोई सरकारी एजेंसी वगैरह हमसे इस कीट को खरीदती है तो हम इस कीट का मूल्य 1 रुपया है, लेकिन किसान भाइयों, जो भी किसान भाई हमारे पास आता है हम उनको निःशुल्क देते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है कि निःशुल्क दे रहे हैं। तो एक छोटी सी बात और है डॉक्टर साहब कि ये कीट जो है जैविक नियंत्रण के लिए यदि हम छोड़ते हैं तो उसका कोई समय होता है छोड़ने का? यह कीट को वैसे तो इसको कभी भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसान भाइयों ने देखा होगा सबसे ज्यादा जो गाजर घास है ये बरसात में उगती है, और बरसात के दौरान ही यह कीट सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील रहता है। तो इसको सबसे उचित समय कीट को गाजर घास के ऊपर छोड़ने का बरसात का समय है, और किसान भाई हमारे यहाँ से इस कीट को बरसात के समय आकर ले जा सकते हैं। और हमारे यहाँ से किसान भाई अनेक जिलों से, जैसे नरसिंहपुर, करेली वगैरह, कटनी, सिहोरा, अनेक दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और हम उनको यह कीट प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो थी हमारी पूरी बात गाजर घास के जैविक नियंत्रण पे।
और हमारे किसान भाइयों बहनों को मार्गदर्शन भी मिला, साथ साथ राहत भी मिली कि जैविक नियंत्रण से हम गाजर घास को समूल नष्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिन भैया, कौन मेर से हम बच्चे गाजर घास का जैविक नियंत्रण कर सकते हैं, ये बढ़िया जानकारी यह समय बड़ा ज़रूरी रहा भैया। काहे से कि बरसात अब ख़त्म हो के आए तो बहुत सारी गाजर घास जगह जगह लगी है, तो बड़ा खजुआत है हाथ से हम बच्चे नींदत रहें तो बड़ा तकलीफ। एक तो इतनी मोटी हो जाते ओकर जड़ तो उखाड़े नहीं उखड़ा, और उखाड़े के बड़ा सुंदर नियम बताएं कि कौन मेर से हम बच्चे एक नियंत्रण कर सकते हैं और कौन मेर से हम बच्चे एक निकाल सकते हैं। तो यह तो रही जानकारी, और अब ये जानकारी के बाद अपना को सुनवाओ बढ़िया कांतान अब सुना जाए। अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। चांदी हिमालय मुकुट समारे, सागर धोए पग धूल। चांदी हिमालय मुकुट समारे, सागर धोए पग धूल। संजा के बेराला काके बिसंगी, लाल कमल कस फूल। अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। दिन के हरियर पिउरा पहिरे, रात चंदनी के झूल। दिन के हरियर पिउरा पहिरे, रात चंदनी के झूल। नदिया नरवा झीलों झरवा, पर्वत मधुबन मोल। अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। एक बछर के 12 महीना, 12 किस्म ले आए। एक बछर के 12 महीना, 12 किस्म ले आए। कबू घाम कबू जाड़ जनावे, कबू नीर बरसाए। अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले।
अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले अंगना में भारत माता के सोन के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। तो भैया सुने निया रहा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। और अब थोड़ी हंस बात की जाए भैया कि अब कुछ रोजमाही बिल्कुल तैयार है फसल धान के कटे की, और उसके बाद हम बच्चे लगाओ गेहूँ चना, और यह समय जैसे यदि बारी ख़त्म हुए तो कटाई हमें लगते सगले पंच शुरू कर दें। कहूँ कहूँ तो कटाई शुरू न हो गए और कहूँ कहूँ उसके बाद दिवाली की बात काट दे रही हैं सगला हमार धान के। और बड़ी सुंदर धान भी है यह बार, बढ़िया पानी बरसे से, और अब आगे न बरसे यह बस भगवान से प्रार्थना है। और देखा भैया अगर चना बोए क्या है तो बड़ी अच्छी नगदी फसल आए भैया। यह समय हमार जो पंच हैं हमरे जो दुनिया वाले हैं वो बड़े जागरूक हो गए हैं, चना का ही बढ़िया अंकुरित करके खाते हैं। तो यह चना बड़ा फ़ायदेमंद अनाज है। तो एक खिलाने भूमि अच्छी निथार वाली हल्की से भारी भूमि में भी चना लगा जा सकते भैया। और एमा हम बच्चे लगा सकते हैं जवाहर चना 355, जवाहर चना 74, या उनकर किस्माएँ जो हमारी तरफ लगा थे भैया। समय है अक्टूबर नवंबर। और उर्वरक तो बढ़िया जैविक डाला जाए, और सिंचाई पहली सिंचाई होने के चाहे 40 से 45 दिनों के बाद, और दूसरा सिंचाई 60 से 65 दिनों में दिसंबर में होने के चाहिए। तो कुल मिला के यमेर से हम बच्चे खेती कर सकी थन। और भैया अब थोड़ी समय बचा है, सोची थन अपना कहीं संदेश सुनवा दी जाए, आवाज़ सुना जाए। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी, और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है।
तो भैया यह रहा संदेश और अब चलें कि जुना बेरा होती तो चला जाए सगले पंचन से कीन जाए जय जवान जय किसान। कार्यक्रम सुर्खियों में